हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, माय वेल विशर्स। आप सभी को मैं हर्षित तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं बिहारी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर हम क्लास 9 और 10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और सुमित सर जो कि आपको इंग्लिश और मैथ्स और साइंस की क्लासेस लेंगे, राहुल सर जिनके क्लासेस रेगुलरली आपको मिल रहे हैं, और मेरे भी क्लासेस आपको मिलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, जिंदगी में करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। हर दिन एक नया मुकाम, अपने एक छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उसको हासिल करने की कोशिश करो, क्योंकि सफलता वैसे लोगों को ही मिलती है जो कभी हार नहीं मानते हैं। बेसिकली सॉरी, जो कभी अपने जीवन में हार नहीं मानते हैं। बहुत मुश्किलें आती हैं लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, लेकिन एक चीज जिसको हम लोग कभी नहीं छोड़ते हैं वो होती है मेहनत। जो भी मेहनत करते हैं वो सफलता उनको बुलाती है कि भाई तुम मेहनत कर रहे हो, यू डिजर्व इट, सो कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग। स्टूडेंट्स, आज वंस अगेन मैं आप सभी को बताते चलूं कि ग्रेविटेशन हमने शुरू किया था और किसी कारण से मैं कंटिन्यू नहीं था कुछ दिनों तक। मेरे ऑफिस के कुछ काम थे जिसमें मैं फंस गया था, बट अब चीज़ें सही हो गई हैं और अब आपको लेक्चर्स क्लासेस फटाफट मिलने वाले हैं। तो ग्रेविटेशन हमने शुरू किया था और ग्रेविटेशन में हमने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है। हमने आपको बताया था कि ये फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, तो ग्रेविटेशन आपको बता दिया था। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ की वजह से बहुत सारी चीजें अर्थ पे हैपन होती हैं। रैनफॉल होना या फिर नदियों का बहना या फिर बहुत सारे ऐसी चीजें जो होती हैं वो ग्रेविटेशन की वजह से होती हैं। ये सब चीजें आपको पढ़ा दिया था। हमने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बताया था, उसको डिराइव करके बताया था। अगेन यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी बताया था कि न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। अगेन वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको बताया था कि 6.67 10 पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और अब आज हम लोग को जो डील करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज। बेसिकली आज के इस क्लास में हम लोग इसी को डील करने वाले हैं कि किसी स्मॉल साइज और बिग साइज के ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होने वाला है। ठीक है, आइए तो हम लोग देखेंगे कि अगर एक स्मॉल साइज का और एक बड़े साइज का कोई ऑब्जेक्ट है और उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, सपोज टू बॉल्स ऑफ 1 kg आर प्लेस्ड विद द सेंटर 1 मीटर अपार्ट। ठीक है, हमने दो बॉल ले लिया। ठीक है, ये भी 1 kg का है और ये भी 1 kg का है, और इनके सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई, 1 मीटर। ठीक है, तो दे अट्रैक्ट विद ईच अदर विद अ फोर्स। वो फोर्स कौन सा होगा, F इज इक्वल टू अगेन G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। यानी वो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G इंटू वन अपॉन वन, यानी कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। वो फोर्स कितना हो जाएगा भाई, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई दो बॉडी, छोटी छोटी साइज का दो बॉडीज है, जैसे कि मैं यहाँ पे दो बॉल को ले लेता हूं एग्जांपल के रूप में। ये दो बॉल है हमारे पास और इन दोनों का मास 1 kg है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है 1 मीटर है। तो ये अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे,
ये एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, तो हमने क्या किया सर, हमने बोला मास ऑफ दिस बॉल, मास ऑफ दिस बॉल, ठीक है, ये भी 1 kg का, ये भी 1 kg का है, और F जब निकाला तो वो किसके बराबर आया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन के बराबर। अब मुझे बताइए ये फोर्स क्या बहुत बड़ा फोर्स है, 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन -11, ये बहुत ही छोटा फोर्स है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा है। इसी वजह से जो स्मॉल मासेस की दो बॉडीज हैं एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट करेंगी, क्या करेंगी, बट हमें दिखता नहीं है, वो हमें नहीं दिखाई देता है। यही कारण है कि स्मॉल साइज के दो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हम उनको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि F की जो वैल्यू आती है, F की वैल्यू जो आती है वो आती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन के बराबर, ठीक है, और इसी वजह से हम उसको उस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, दूसरे को खींचती हैं अपनी तरफ, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बोथ पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल एंड दैट इज इक्वल टू 6.67 × 10 पावर -11 न्यूटन। वो फोर्स का अट्रैक्शन इतना कमजोर होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक बड़े मास का ऑब्जेक्ट लें और दूसरा एक छोटे मास का ऑब्जेक्ट लें, ठीक है, आइए उसको देखते हैं। एक हम बड़े मास का ऑब्जेक्ट ले, जैसे अर्थ को ले लेते हैं, ठीक है, और एक मास 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट ले, वहां पे अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, F कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा वहां पे, F इज इक्वल टू G into mass of earth into mass of object upon r square, यानी रेडियस ऑफ अर्थ जो निकलेगा उसको हम लोग निकालेंगे। आइए देखते हैं वो कितना होगा। F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 1 kg का आपने बॉल लिया है, इंटू मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24, 6 इंटू कितना होता है 10 टू द पावर 24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर होता है, जिसको मीटर में जब आपको करना होगा तो 10 टू पावर 6 इसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो F की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 न्यूटन, वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 न्यूटन। यानी कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे कि अर्थ, अगर एक दूसरा कोई छोटा ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस की तरफ गिरता है तो अर्थ उसको जो फोर्स अप्लाई करता है अपनी तरफ, वो करता है 9.8 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करता है, और इसलिए हम उसके मोशन को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, उस मोशन को हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसलिए जब हम बॉल को छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ गिरती है और उसको हम लोग फील कर पाते हैं। उसी तरीके से जब हम किसी दो बहुत बड़े, ये समझ में आ गया ना आपको, ये फोर्स निकालना, ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम किसी दो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को लेते हैं, सपोज ठीक है, और हम किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे कि मास ऑफ अर्थ ले लें, मास ऑफ सन ले लें, या मास ऑफ मून ले लें। तो हम अगर इन सबको लेते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इनके बीच का ग्रेविटेशन, इनके बीच की मूवमेंट को हम इजीली ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को खींचते हैं। तो यही कारण है कि सारे प्लैनेट्स को जो सन होता है एक ऑर्बिट में फिक्स रखता है, और सारे प्लैनेट्स आपको दिखते हैं एक ऑर्बिट में घूमते हुए। और इसी पर केपलर साहब का नियम भी आया था, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आया था, और जिसको हम लोगों ने क्या कहा था कि ग्रेविटेशन
फोर्स होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर। यही कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सोलर सिस्टम को होल्ड किए हुए रखा है। और केपलर साहब ने एक इस पे रूल भी बताया था जिसको हम लोगों ने कहा था केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है तो आप बड़े बड़े जब आप दो बॉडी लेंगे जिनका मास बड़ा बड़ा है उनको तो आप इजीली हम लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने बताया मास ऑफ अर्थ और एक केजी का कोई ऑब्जेक्ट ले लो या 10 केजी कुछ भी ले लो, उसके बीच का भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन दो छोटे बॉडी जो यहाँ पे रखे हुए हैं एक दूसरे को नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं, कारण यही है कि इनके बीच का लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही छोटा है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से अर्थ और किसी बॉल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 9.8 न्यूटन के बराबर होता है और ये हम इसको इजीली देख पाते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन दो बॉल के बीच में जो इसका मास 1 केजी है, लगने वाला फोर्स हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते। यही कारण है और बहुत ही अच्छा कारण है। तो मुझे लगता है अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि दो चीजें जो छोटी चीजें जो आपस में है, मैं या फिर ये बेंच ये वॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल सा बात है, और अर्थ क्यों कर पाते हैं। सेकेंडली एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे ये दो बॉल है और वो क्या ये दोनों बॉल एक दूसरे को खींचने में इंटरेस्ट लेगा क्या? नहीं, ये दोनों बॉल कहां जाएगा? अर्थ की तरफ नीचे हो जाएगा, अर्थ की तरफ नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जो दुनिया के हर चीजों को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। अब देखिए भाई, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन साहब ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा था? उन्होंने कहा था टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन यानी कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उन्होंने कहा था कि जब हम एक बॉल को ही एग्जांपल मानते हैं, ये बॉल अर्थ की तरफ गिराते हैं तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींचता है, अपने सेंटर की तरफ खींचता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो ये बॉल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। हाँ भाई हाँ, ये सुन के आपको झटका लगेगा, ये छोटा सा बॉल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन क्या आप कभी देखे हैं कि अर्थ ऊपर उठते हुए बॉल की तरफ? हैव यू एवर सीन सच टाइप ऑफ इंसिडेंट? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, आप तो झूठ बोल रहे हैं। मैं बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको प्रूव कर सकता हूं कि हाँ ये बॉल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, ये मैं प्रूव कर सकता हूं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ग्रेविटेशन के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम कहते हैं कि व्हेन अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब ये अर्थ अट्रैक्ट करता है, एक्सर्ट करता है, देन द ऑब्जेक्ट आल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अर्थ इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ऊपर क्या करता है? एक फोर्स एक्सर्ट करता है। अब वो फोर्स कैसे हम लोग निकाल पाएंगे? ठीक है, देखिए जब आप ये अर्थ के ऊपर हम खड़े हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ जब गिरता है तो अर्थ उसको अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो फोर्स हम लोग निकालते हैं कैसे भाई? G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर से। ठीक है, अब बताओ अर्थ का अगर ऊपर कोई बॉल है, कोई कुछ भी है, वो जब खींचेगा अर्थ को तो वो होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 जी की वैल्यू। उसके बाद हम मास ऑफ अर्थ रखते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू, मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास कुछ भी हो, 1 केजी हो, 10 केजी हो, इसकी तुलना में तो बहुत छोटा है इसलिए 1 केजी ही मानते हैं। और उस ऑब्जेक्ट का रेडियस और अर्थ के रेडियस की बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अर्थ का ही रेडियस निकालेंगे, यानी 6.64 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर का स्क्वायर।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अभी हमने सॉल्व किया था, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब है कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, वो जो फोर्स लगाता है वो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। अर्थ जो होता है किसी ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ खींचता है तो वो जो फोर्स होता है वो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। ठीक है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी तरफ अर्थ को खींचता है तो उसका भी हम अभी आपको बताएंगे। पहले ये देख लीजिए, द मास ऑफ स्टोन इज वेरी स्मॉल, या मास ऑफ द स्टोन की जगह पे आप बॉल भी कर सकते हैं, जो अभी आपको एग्जांपल में दिया है। द मास ऑफ बॉल इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूसेस लार्ज एक्सेलरेशन इन इट। ये जो बॉल का मास है बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, इसलिए इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और ये नीचे की तरफ जब हम इसको छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ गिरता है। लेकिन ड्यू टू वेरी लार्ज मास ऑफ अर्थ का मास जो कि बहुत बड़ा है, अर्थ का मास जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो उसके अंदर होने वाला जो एक्सेलरेशन है बहुत ही छोटा होता है, जो हम देख नहीं पाते हैं। कितना छोटा होता है, तो वो होता है 1.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। कितना होता है भाई, 1.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अर्थ को जब ये बॉल अपनी तरफ खींचेगा तो वो होगा, उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन होगा, 1.63 पर माइनस 24। सोचो कितना कितना छोटा है, दिख पाओगे कभी, -24, संभव ही नहीं है उसको देख पाना, उसको फील कर पाना, उसको जज कर पाना। यही कारण है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ खींचता है तो हम उसको देख नहीं पाते हैं, उसको फील नहीं कर पाते हैं। It can be shown by calculation that gravitational force between Earth and 1 kilogram of stone वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब सेम ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ खींचता है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 1.63 इंटू 10 पावर माइनस 24। इसीलिए हम अर्थ के मोशन को, we cannot see the motion of earth towards the falling stone, अर्थ के मोशन को हम लोग देख नहीं पाते। आगे बात समझ में, फिर से मैं आपको बता दूं, न्यूटन साहब ने कहा था टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ जो गिरता है उसको अट्रैक्ट करता है तो वो चीज, वो ऑब्जेक्ट, वो मास, चाहे वो बॉल हो चाहे वो स्टोन हो, वो भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन हम लोग सिर्फ यही देखते हैं कि वो वस्तु ही अर्थ की तरफ गिर रहा है, अर्थ कभी ऊपर उठ के उस बॉल की तरफ, उस स्टोन की तरफ या की तरफ नहीं आता है। कारण ये है कि भाई अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है और उसके वजह से वो बॉल के ऊपर एक एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कराता है, और बॉल का मास बहुत कम होता है इसलिए उसमें बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सेलरेशन जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और जो फोर्स भी अर्थ अप्लाई करता है उस बॉल के ऊपर वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। लेकिन वो बॉल जो अर्थ के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है वो होता है 6.67 इंटू 10 पर माइनस 11 न्यूटन के बराबर, जो कि बहुत ही छोटा होता है। सेकेंडली, जो बॉल होता है अर्थ को जब अपनी तरफ खींचता है तो अर्थ का बहुत बड़ा मास होने की वजह से उसमें बहुत ही छोटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो होता है 1.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। और इसके वजह से स्मॉल एक्सेलरेशन, वेरी वेरी स्मॉल एक्सेलरेशन की वजह से हम उसको फील नहीं कर पाते हैं, उसको नहीं देख पाते हैं, और इसी वजह से हम जब बॉल अर्थ की तरफ गिरता है तो उसके मोशन को तो देख पाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अर्थ के मोशन को हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा फ्री फॉल। भाई फ्री फॉल क्या होता है, नाम ही है इसका फ्री फॉल, मतलब फ्री में गिर जाना है। फ्री में अगर कोई हम गिर जाते हैं तो हो गया बच्चों फ्री फॉल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्री फॉल का मतलब है अगर अर्थ के ग्रेविटेशन की तरफ या अर्थ के सेंटर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रीली फॉल होना बिना किसी अदर एक्सटर्नल फोर्स के अफेक्ट किए बिना, यानी when an body from a height towards the earth under the gravitational force of earth with no other force acting on it is called free fall। जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी फॉल करता है, कहां पे भाई,
towards the earth under the gravitational force of earth without any external force, जब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्री फॉल। देख लो एप्पल जो गिरा था, जिसको न्यूटन साहब ने उठाया था और बवाल कर दिया, और हम लोग को इतना ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ती है आज, वो यही कारण है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ अपनी तरफ उसको खींचा था, फ्री फॉल किया था। ये स्कूबा ड्राइव करते हैं या फिर ऊपर से हम लोग कूद जाते हैं आसमान से, पैराग्लाइडिंग, पैरा जंपिंग जो आराम से हम लोग करते हैं, वो भी अगर हम फ्रीली गिरते हैं तो ये भी क्या होता है, फ्री फॉल का एक एग्जाम्पल होता है। देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली अर्थ की तरफ गिरता है तो वो उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली अर्थ की तरफ गिरता है तो वो उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इट इज सेम फॉर ऑल बॉडी एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट इज सेम फॉर ऑल बॉडी ऑफ एनी मास, मास चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये सारी बॉडी के लिए फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वो सेम होता है। आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके पहले हम लोग ये देख लें कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको बॉयल साहब ने किया था, और उसमें उन्होंने बताया था कि अगर हम एक ऐसा कंटेनर ले जिसमें हवा भरा हुआ है और उसके अंदर में हम लोग फीदर यानी पंख और एक कॉइन ले लें यानी कि सिक्का, और दोनों को एक साथ गिराते हैं तो मालूम चलेगा कि उसको फीदर ऊपर ही रह जाएगा और सिक्का जल्दी से नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब है कि वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन जैसे ही इस कॉर्क को टाइट करते हैं और इसके अंदर से एयर को बाहर निकाल देते हैं तो हम पाते हैं कि वो क्वाइन और वो फीदर दोनों एक साथ इसमें गिरेगा जब उसको ऊपर से रिलीज किया जाएगा। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे एयर को निकाल देते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव किया गया कि भैया फ्री फॉल जो होता है बेटा, वो बिल्कुल किसी भी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द मास होता है। ठीक है, वो टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है, इस एक्सपेरिमेंट को बताने के लिए ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये देखो फीदर क्या है, बड़ा होता है, और जितना बड़ा इसका सरफेस एरिया होता है उसके हिसाब से इसका मास नहीं होता है। ये अपने सरफेस एरिया के हिसाब से इसका मास बहुत कम होता है, जबकि इसका सरफेस एरिया भी छोटा होता है, उसकी तुलना में इसका मास ज्यादा होता है। और इसी वजह से इस केस में इसको एयर रेजिस्टेंस मिलता है, एयर का इसको प्रतिरोध मिलता है, जिसकी वजह से ये ऊपर ही रह जाता है और कॉइन जो है वो नीचे आ जाता है। लेकिन जैसे आप इसको एयर को निकाल देते हैं तो फिर दोनों एक साथ गिरेगा। गैलीलियो साहब ने पीसा की मीनार से भी इस एक्सपेरिमेंट को किया था, और वहां से उन्होंने दो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट को फॉल कराया था और दोनों एक साथ धरती पे गिरे थे। पीसा की मीनार ऐसा कहा जाता है बच्चों कि वहां पे बहुत सारी ग्रेविटेशनल का वो बिल्कुल कांस्टेंट तो रहता है यूजीसी, और जी की वैल्यू 9.8 है वहां पे, और सेकेंडली एयर का रेजिस्टेंस वहां बहुत कम है, तो उन्होंने दोनों चीजें जो है एक साथ फॉल किया है। देखो मैंने लिख भी दिया है, द स्लो स्पीड ऑफ फीदर while falling is due to the fact that its surface area is very large। इस फीदर का सरफेस एरिया बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू इट्स मास, इसकी मास की तुलना में उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। सो द फीदर एक्सपीरियंसेस मच मोर रेजिस्टेंस फ्रॉम एयर, उसको बहुत ज्यादा एयर का रेजिस्टेंस फील करना पड़ता है, while मच मोर रेजिस्टेंस एंड स्लो डाउन, और इसका स्पीड क्या हो जाता है, वो स्लो डाउन हो जाता है। द metal coin being small and heavy does not get so much resistance from air and fall the ground at faster rate. If there were no air, the feather and the coin would fall at the same rate। अगर एयर नहीं रहता तो फीदर और कॉइन दोनों क्या होता, एक साथ सेम रेट के साथ जमीन पर फॉल करता। ठीक है,
अब आइए जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होते हैं? द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि अगर कोई एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ये बॉल है फ्रीली फॉलिंग, हम इसको कराते हैं अर्थ की तरफ में और इसको ऐसे छोड़ दिए, इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अर्थ के ग्रेविटेशन के द्वारा, इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अर्थ की ग्रेविटेशन के द्वारा, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, स्मॉल जी से इसको डिनोट करते हैं और ये स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, इस बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी हर बॉडी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? वो फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, चाहे उसका मास कुछ भी हो। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर अलग अलग जगह पे इसकी वैल्यू क्या होती है? वो चेंज होती है, अलग अलग जगह पे इसका वैल्यू, जी का जो वैल्यू है वो बदलते रहता है। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ इक्वेटर और पोल्स पे थोड़ा सा बदल जाता है, इसके वजह से वैल्यू ऑफ जी जनरली हम उसकी वैल्यू कितना लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक जब एक बॉडी को हम लोग ऊपर से सबसे पहले यहाँ पे होल्ड करके रखे हुए हैं, टाइम भी जीरो है और इसकी वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकेंड है, टाइम भी यहाँ पे जीरो है और वेलोसिटी भी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जैसे ही रिलीज करते हैं पहले सेकेंड में इसको कितना मिलता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पहले सेकेंड में इसको एक स्पीड गेन करता है और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकेंड में जब ये आता है पहले से, ये 9.8 जुड़ जाएगा, यानी 9.8 प्लस 9.8 ये हो जाएगा 19.6। तीसरे मिनट में 19.6 प्लस 9.8 29.4, चौथे सेकंड में फिर 9.8 39.2, पांचवें सेकंड में प्लस फिर 9.8 49। ठीक है, यानी हर सेकंड 9.8 की रेट से उसका क्या होता है? स्पीड। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे गिराते हैं, फ्री फॉल कराते हैं, तो हर सेकंड उसका जो एक्सेलरेशन है, यानी हर सेकंड जो उसकी वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ता है। और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एट द सेम टाइम इसकी वेलोसिटी घटती है, और वो कितनी घटती है? 9.8 मीटर पर सेकंड। यानी कि ऊपर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ तो उसमें होता है रिटार्डेशन, और जब किसी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ भेजते हैं तो उसमें होता है एक्सेलरेशन। यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी ड्रॉप फ्रीली इट फॉल्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट अंडरगोज अ रिटार्डेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जब आप किसी बॉडी को फ्री फॉल कराते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, देन इट फेल्स acceleration of 9.8 meter per second square. At the same time, when you throw a body upward in opposite direction towards the against the gravitation of earth, then it faces a retardation of 9.8 meter per second square. ठीक है, तो होपफुली आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होंगी। फिगर, ये डायग्राम से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले सेकंड में जब वो ऊपर से गिराता है टाइम भी जीरो था तो उसका स्पीड भी जीरो था, लेकिन जैसे ही पहला सेकंड होता है 9.8 होता है, दूसरे सेकंड में फिर बढ़ते जाएगा, फिर बढ़ते जाएगा 9.8, हर सेकंड बढ़ते जाएगा। ये आपको न्यूमेरिकल में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, ठीक है, अब आगे जानते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको डिराइव करते हैं हम लोग, सीखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे हम लोग निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल जी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं ये जानते हैं। देखिए बच्चों, हम जब एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, जिसका मास m हो, ठीक है, फ्रॉम ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस से हम उसको ड्रॉप करते हैं, तो अर्थ जो होता है उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और उस फोर्स को हम लोग निकालते हैं कि F इज इक्वल टू G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू द मास ऑफ बॉल अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है,
कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन 1 समझ लो। अगेन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द स्टोन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थ जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उससे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो हम लोग देते हैं F इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहीं से हम लोग को एक फॉर्मूला और निकलता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाई m। ये इक्वेशन 2 हो गया। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं फोर्स अपॉन मास। ये मास नीचे आ जाता है। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? अगेन यहां देखिए, जब आपको आ गया कि F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाई A, और आपने यहां पे पहले निकाल चुके थे कि F इज इक्वल टू G इंटू M मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी है अपॉन आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ। अब इस F को इस इक्वेशन में आपको रखना है, यानी F बाई M, ठीक है। अब इस F की वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देख लीजिए F की वैल्यू रखा G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर तो पहले से ही था, इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट जाएगा, और आपको A की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, ठीक है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इट इज गिवन बाय सिंबल G। सो बाय राइटिंग G इन प्लेस ऑफ A इन द अबव इक्वेशन वी गेट A इज इक्वल टू, आपने वो निकाल दिया, अब वो वैल्यू रखेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप, A की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है उसकी वैल्यू हम डिराइव किए, और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ गिरता है उसका एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा उसमें, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे तरीका। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, जिसका मास कुछ भी हो, अर्थ के ऊपर ड्रॉप करते हैं, तो रेडियस r जो दिया हुआ है अर्थ का रेडियस, तो F इज इक्वल टू आप निकालेंगे G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी जो भी रहे अपॉन आर स्क्वायर। अगेन वो अर्थ जो करेगा उस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, वो फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और वो फोर्स एक्सेलरेशन, वो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। हम एक्सेलरेशन को वहीं रखते हैं और फोर्स की टर्म में इसको निकालते हैं, तो F बाई एम हो जाता है, F बाई एम हो जाता है। ठीक है, अब उस इक्वेशन में F बाई एम में हम F की इस वैल्यू को पुट करते हैं, और हम पाते हैं कि A इज इक्वल टू कैपिटल G इनवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। जब वैल्यू को रखते हैं तो हम ये पाते हैं कि A इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपको। ठीक है, अगला आगे आते हैं, और हम लोग जानते हैं, सीखते हैं कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में क्या क्या कब कब परिवर्तन आता है, कब कब चेंजेज आते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जनरल कॉम्पिटिशन में तो कई बार पूछा गया है, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको कितनी बार पूछा गया है। कहता है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G
इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ। जी की वैल्यू मैंने आपको कितनी बार बताया कि अर्थ के सारे सरफेसेस पे हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, यानी इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि अर्थ इज नॉट ए कंप्लीट स्फीयर। अर्थ क्या है, पूरा एक स्फीयर नहीं है। अर्थ क्या है, आपका ओवल शेप का है। तो आपका जो डायमीटर है पोल्स के पास और इक्वेटर के पास ये चेंज होते रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस की वजह से इसकी वैल्यू जो है बढ़ते घटते रहती है। 9.8 से लेके 10 के बीच में वैरी करते रहती है, इसलिए जनरली हम इसको 9.8 मान के चलते हैं। सिंस द रेडियस ऑफ अर्थ एट द पोल्स इज मिनिमम, पोल के पास मिनिमम होता है, तो वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स। भाई जी की वैल्यू क्या है, पोल के पास क्या है, मिनिमम होती है। रेडियस ऑफ अर्थ मिनिमम होता है जी पोल्स के पास, जब वहां मिनिमम होगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी पोल्स के पास। अगेन रेडियस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम कहां होती है, इक्वेटर के पास। इसका वैल्यू रेडियस का मैक्सिमम कहां होगा, इक्वेटर के पास, तो उसकी जी की वैल्यू मिनिमम कहां हो जाएगी, इक्वेटर के पास। ठीक है, जी की वैल्यू मिनिमम कहां होगी, इक्वेटर के पास। तो इस बात को ध्यान रखना है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट ऑन अर्थ, इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Since the radius of Earth is maximum at the equator, therefore value of g acceleration due to gravity is minimum at the equator, whereas the value of radius is minimum at the poles. Therefore, the value of acceleration due to gravity g is minimum at the poles, maximum at the poles. ठीक है, अब कहता है कि एज वी गो अप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस एंड हेंस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। हाँ ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो अर्थ से सेंटर से आपका डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ते जाता है। ऊपर जा रहे हैं तो डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा भाई, ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो कम होते जाएगा, क्योंकि वो तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्टेंस कम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो आपका क्यों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था, g into m मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये भाई साहब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, सिंपल सा फंडा है। तो रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ रहा है ना, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ g इज आल्सो डिक्रीजेस एज यू गो डाउन द अर्थ। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर अर्थ के सेंटर की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे तो वहां पे भी क्या होगा, हमको बढ़ना चाहिए क्योंकि रेडियस तो घट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप अर्थ के रेडियस की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वहां पे भी जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि उसकी वैल्यू जो होती है वो भी घटती है। इट इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और सेंटर ऑफ द अर्थ पे ये जीरो हो जाता है, जीरो। और ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा गया है कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो कहां होती है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ के पास, सेंटर ऑफ द अर्थ के पास। अगेन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने आपको पहले ही बताया कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। आप ऊपर जाते हैं तो भी घटता है, अर्थ के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं तो भी घटता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ऊपर जाए तो भी घटेगा, नीचे जाए तो भी घटेगा, सरफेस पर ये आराम से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़िया आपको मिलने वाला है, यानी मैक्सिमम रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम आपको यहां तक ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, अब आपको इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन यानी इक्वेशन ऑफ जो इसके इक्वेशंस हैं उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। फिलहाल ये सारे टॉपिक्स जो है आप इसको देखेंगे, जो भी आपके मन में डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में पुट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट्स जरूर करें। जो भी आपके कमेंट्स होंगे वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे, हम उस पर वर्क करेंगे, जो भी हमारी कमियां होगी हम उसको दूर करेंगे। तो बस इसी के साथ आज की क्लास को कहते हैं अलविदा। आप सारे टॉपिक्स को रिवाइज करके अगले दिन फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। रात को 2:30 वैसे भी बज गया है, और फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।